गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जिसमें अब तक आपने पढ़ा था पादपों का आर्थिक महत्व, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इस चैप्टर को देखिए, पहले चैप्टर 4 नंबर का था, लेकिन जो संशोधित सिलेबस है, इस सिलेबस में यह जो चैप्टर है वो 6 अंक का हो गया है। इस चैप्टर में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के पादप, जिसमें अनाज, दाल, तेल उत्पादक, फल, औषधीय, विभिन्न प्रकार के पादपों के वैज्ञानिक नाम आपको बताए। जैसे अनाज, जिसमें आपको मैंने गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का 4 अनाज हैं। ऐसे ही दाल, तेल और फल और सब्जी। कई बार क्या होता है बेटा, विभिन्न प्रकार के पादप और उनके वैज्ञानिक नाम हमें पेपर में दिए जाते हैं, जिनको हमें मैच करना होता है, मैचिंग क्वेश्चन होते हैं। उनको कभी भी आप क्रॉस मैच ना करें, जो आपसे आंसर आता है आप उसको लिख कर उसका आंसर दें, ठीक है। जैसे गेहूं आपने नाम पढ़ा उसका ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल ओराइजा सटाइवा, मक्का जिया मैज, बाजरा पेनिसिटम टाइफाइडेस, और भी इसी की कई प्रजातियां हैं। ऐसे ही आपने दालों का राजा होता है चना, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम। चावल उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान रखता है। मूंगफली उत्पादक भी भारत सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है एराकिस हाइपोजिया। तो ये साइंटिफिक नेम द्विनाम पद्धति से लिए गए हैं। द्विनाम पद्धति जो कैर्लस लीनियस ने दी थी। आप मैंने लगभग सभी नाम, चाहे वो सागवान है, शीशम है, गन्ना है, आम है, केला है, संतरा है, सभी के वैज्ञानिक नाम आपको मैंने नोट करवा दिए, बाकी करवा दूंगा। फलों का राजा कहते हैं आम को। आम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। पपीता, केरी का पपाया, नाम क्या है? केरी का पपाया। केरी का वंश है, पपाया उसकी जाति है। तो विभिन्न प्रकार के पादप, जिनके आपको वैज्ञानिक नाम से मैं अवगत करा रहा हूं, जिसमें हम देखें राजस्थान का राजवृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राजवृक्ष खेजड़ी, जिसका नाम है प्रोसिपस सिनेरेरिया। प्रोसिपस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम किसका है? खिजड़ी का। ऐसी रोहिड़ा एक राजपुष्प है, राजस्थान का राजपुष्प रोहिड़ा है, जिसका नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा। तो ये सब विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक नाम हैं, इनके बारे में अवगत करा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं, जंतुओं का आर्थिक महत्व। देखिए बेटा, तो हमारा चल रहा था पाठ 14, इसका आगे का पार्ट चलेंगे हम। जंतुओं का आर्थिक महत्व, ठीक है। जंतुओं में देखिएगा, प्राचीन काल से ही मानव विभिन्न प्रकार के जंतुओं को अपने लिए पालता आया है, चाहे वो अपना स्वार्थ हो, चाहे अर्थधन की प्राप्ति हो। विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मानव प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के जंतुओं का पालन करता आ रहा है। हम उन्हें भोजन के लिए या कपड़ों के लिए या अर्थ प्राप्ति के लिए पालते हैं। जैसे कोई मछली पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मुक्ता पालन, पशु पालन, विभिन्न प्रकार के पालन है, जिसकी चर्चा हम आर्थिक महत्व, जो जंतुओं का आर्थिक महत्व है, इसमें करेंगे।
ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, मोती संवर्धन, प्रवाल भित्ति, पशुपालन, ये सब आपके सिलेबस के अंदर हैं जिनका अध्ययन आप करोगे। तो नंबर 1 सबसे पहले बात करें जैसे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को कहते हैं बेटा एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खियों का पालन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खियों के आवास, मधुमक्खी से प्राप्त शहद व मोम से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। देखिएगा, मधुमक्खी पालन से हमें दोहरा लाभ है। एक क्वेश्चन बनता है, मधुमक्खी पालन से क्या लाभ है? तो मधुमक्खी पालन से दोहरा लाभ है। पहला लाभ है कि मधुमक्खी द्वारा फसलों की परागण क्रिया आसानी से की जा सकती है। मधुमक्खी पालन के द्वारा क्या की जाएगी? परागण क्रिया, सबसे पहला लाभ। मधुमक्खी पालन द्वारा आसानी से परागण क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब परागण क्रिया का मतलब क्या है? देखिए, जब कोई कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठता है जिससे परागण क्रिया संपन्न होती है, परागण क्रिया उससे संपन्न होती है, क्योंकि जब कोई कीट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है तो उसके पैरों से लगकर विभिन्न प्रकार के जो पुंकेसर हैं, विभिन्न प्रकार के पुंकेसर हैं, वो उसके बढ़ती कागर पर आ जाते हैं और बढ़ती कागर पर आने के बाद वो उसके अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो किसी पुष्प के पुंकेसरों का उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के बढ़ती कागर पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखो, और परागण की क्रिया के बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद ही अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता है। हम जो फल खाते हैं ये फल अंडाशय भाग है, किसी पुष्प का अंडाशय भाग है जिसे हम फल के रूप में खाते हैं, कुछ फलों को छोड़कर। जैसे सेब अंडाशय नहीं है, सेब पुष्पासन है। जिस भाग को हम सेब में खाते हैं वो पुष्पासन भाग है, जैसे नारियल में खाते हैं वो मध्य फल भित्ति है। तो इसी तरह पहला लाभ है परागण क्रिया। मधुमक्खियों के द्वारा फसलों की परागण क्रिया आसानी से हो पाती है। दूसरी बात कि मधुमक्खी पालन से हमें शहद, मधुमक्खी पालन से हमें शहद व मोम प्राप्त होता है। शहद, देखिए, शहद शर्करा का उत्तम स्रोत है। शहद शर्करा का उत्तम स्रोत है। हजारों वर्षों तक भी शहद किसी प्रकार से खराब नहीं होता। जैसे लंबे समय तक घी खराब नहीं होता, इसी तरह लंबे समय तक यदि शहद भी रखा रहे तो उसके क्वालिटी में, गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो रेशम कीट पालन से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, वो आपको मैं नोट करा देता हूँ। लेकिन मेन क्वेश्चन जो बनता है वो दोहरे लाभ पर बनता है कि मधुमक्खी से दोहरे लाभ क्या है। तो दोहरा लाभ नंबर 1, फसलों की परागण क्रिया आसानी से होती है जिससे फसल का उत्पादन अच्छी तरह से होगा। और दूसरा कि मधुमक्खी पालन से शहद और मोम की प्राप्ति होती है। इस शहद का उपयोग हम कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों में करते हैं। इससे जो मोम प्राप्त हुआ है उस मोम का उपयोग हम जिससे फर्श वार्निश बनाने में, जूते की पॉलिश बनाने में या किसी पदार्थ को चमकाने में भी उसका यूज किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन। अब इसका हम देखते हैं सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन, इस पर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। मधुमक्खी को हम प्राकृतिक रूप से तो पालते ही हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से भी मधुमक्खियों का पालन किया
जा सकता है। अब मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से कैसे पालें? तो कृत्रिम छत्ते होते हैं और कृत्रिम छत्तों का एक निश्चित साइज है। उस साइज में छत्तों के आकार से बनी हुई आकृति होती है जिनमें विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं और उसमें नीचे स्ट्रे लगी होती है। प्रत्येक मधुमक्खी एक निश्चित छिद्र पर ही आकर बैठेगी और वो जो भी परागण क्रिया करने के बाद मकरंद चूस कर लाती है, वो मकरंद अपने छत्ते में आकर बैठ कर के अपनी लार ग्रंथियों के द्वारा उस मकरंद को शहद में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मधुमक्खी के द्वारा जो शहद निर्माण की प्रक्रिया वो कृत्रिम छत्तों में भी आसानी से हो पाती है। सामाजिक संगठन देखें तो एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार के सदस्य हैं। नंबर 1, रानी। तो मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी है, रानी का काम है केवल छत्ते में रहकर अंडे देना। रानी का काम केवल छत्ते में रहकर अंडे देना है। दूसरा, नर, जो केवल रानी से मैथुन क्रिया, रानी से मैथुन क्रिया करता है। और तीसरे हैं श्रमिक, जो परागण के लिए रस चूस कर लाते हैं, पुष्पों पर जाकर रस चूस के वापस आते हैं, वो सब श्रमिक है। अब नर देखिए, नर का छत्ते में काम क्या है? छत्ते की जो पूरी मालिक है, जो पूरा मेन कंट्रोलर है, वो रानी के पास है। ठीक है, लेकिन जो नर है इसका काम केवल रानी के साथ एक बार मैथुन क्रिया करना है। तो नर केवल एक अपने जीवन काल में रानी के साथ एक बार मैथुन ही उड़ान भरता है और रानी के साथ मैथुन क्रिया करने पर इसके जीवन काल के लिए जितने भी स्पर्म की आवश्यकता होती है, शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है, वो इसे प्रदान कर देता है। इसके बाद नर की कोई भूमिका नहीं होती। रानी से मैथुन करने के बाद नर का कोई कार्य नहीं है। उसके बाद छत्ते से या तो नर को भगा दिया जाता है या रानी के द्वारा उसको मार दिया जाता है, या नर स्वयं ही श्रमिक बनकर उसमें काम करना होगा। तो छत्ते की जो पूरी मालिक है, कंट्रोलर है, वो रानी है। ठीक है, इसको तो केवल एक श्रमिक बन के काम करना है मैथुन क्रिया करने के बाद। तो पूरे यदि हम छत्ते पर देखें, अब पहचानेंगे कैसे? छत्ते में सबसे बड़े आकार की जो मधुमक्खी है वो रानी कहलाती है। ठीक है, सबसे बड़े आकार की, जिसका उदर बड़ा है, जिसका पेट बड़ा है, क्योंकि अंडे देने का काम है। दूसरा, श्रमिक जो नर, जिसकी आंखें बड़ी होती है, वो नर है। जिसकी आंखें बड़ी है वो नर है। और तीसरा, श्रमिक, जो सबसे पतले कमजोर होते हैं, वो श्रमिक है। ये भी आपने वैसे भी देखा होगा, सामाजिक अपने स्तर पर देखा होगा। लेबर को देख लीजिए आप, जो सबसे कमजोर श्रेणी के मिलते हैं अधिकांश सब वही लेबर हैं, क्योंकि श्रमिक बनकर उन्हें काम करना है। ऐसा वही मधुमक्खी के छत्ते में है, जो काम करने वाले हैं वो सब श्रमिक हैं। ठीक है, नर को केवल आंख से पहचाना जाता है, उसे ड्रोन भी कहते हैं नर को। और रानी, जिसका उदर बड़ा होता है, उसे हम रानी कहते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन को परागण क्रिया का एक महत्वपूर्ण कीट माना गया है। मनुष्य को इससे दोहरा लाभ है, एक तो परागण क्रिया होती है, दूसरा आसानी से इनके द्वारा हम शहद और मधुमोम प्राप्त कर सकते हैं। ये उच्च ऊर्जा का स्रोत है और यह विभिन्न प्रकार की औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने मधुमक्खी पालन से संबंधित विभिन्न लाभों के बारे में आपसे जानकारी दी आपको, जिनको आपको नोट भी करना होगा। देन इसके मैं आपसे बात करूंगा रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन होता क्या है, देखिएगा। कितना मिनट हो गया? रेशम कीट पालन, टाइम है ना अभी? नहीं, सेकंड वीडियो चालू करूंगा। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन।
स्टॉप करो इसको।